तो कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन हम लोग को पढ़ना है। हाँ, तो कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि उसके पीछे क्या हिस्ट्री है ना। कैप्लर्स कैसे पहुँचे, है ना, उस लॉ पे कैसे पहुँचे, क्या क्या हुआ था, क्या क्या बैकग्राउंड घटना था, है ना, उस सब के बारे में जानना है। और हमने कल आपसे डिस्कस भी किया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, कैसे कैसे वो प्लानिटरी मोशन पे पहुँचे। अचानक से उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन लग गया होगा, किसी ने किसी स्टार्ट किया होगा। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टॉलमी। जिनका नाम क्या था? टॉलमी। जिनका नाम था टॉलमी, है ना। और ये थे कब? 140 यानी 140 एडी में थे ये साइंटिस्ट। और इन्होंने एक सिस्टम दिया था जिसे हम बोलते हैं जियो सेंट्रिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? जियो सेंट्रिक सिस्टम। जियो सेंट्रिक सिस्टम। अच्छा, इस सिस्टम के अंतर्गत क्या हुआ? इस सिस्टम के अंतर्गत इन्होंने बताया कि देखिए, जो अर्थ है वो मेन फोकस में है, यानी अर्थ बीच में है, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इसके चारों तरफ दूसरे प्लैनेट्स जो क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। और अर्थ को हम लोग क्या मान लिया है? मेन फोकस। अर्थ को हम लोग क्या मान लिया जी? मेन फोकस, है ना। यानी मेन सेंटर में अर्थ है और उसके चारों तरफ ये एक प्लैनेट, ये दूसरा प्लैनेट, ये तीसरा प्लैनेट, चारों रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और ग्रीक लैंग्वेज में अर्थ को हम लोग कहते हैं जियो। क्या कहते हैं? जियो। और सेंटर में है इसलिए कहा गया जियो सेंट्रिक सिस्टम। और किसके द्वारा कहा जा रहा है? टॉलमी के द्वारा। किसके द्वारा? टॉलमी के द्वारा, ठीक है। अब इसके कुछ समय बाद, मतलब लगभग 1500 या 1400 साल बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कॉपरनिकस। क्या नाम है जी? कॉपरनिकस। अच्छा, इनका टाइम पीरियड कब है? 1547 शायद या 43 समथिंग, 47 या 43 होगा, ठीक है। तो जिनका नाम है कॉपरनिकस, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जी ये जो टॉलमी के द्वारा जो सिस्टम दिया गया था, जियो सेंट्रिक जो सिस्टम टॉलमी के द्वारा दिया गया था, जियो सेंट्रिक सिस्टम, इसके बारे में इन्होंने कहा कि देखिए, इसमें कुछ मतलब कहा कि ये जो टॉलमी के द्वारा जो दिया गया था जियो सेंट्रिक सिस्टम, इन्होंने बताया कि देखिए, टॉलमी के द्वारा जो दिया गया जियो सेंट्रिक सिस्टम है वो पूरा क्या है? गलत है ना। और लगभग देखो 1400 साल तक यही चलता रहा। 1400 साल तक यही चलता रहा। अगर ये कॉपरनिकस नहीं आते तो आज तक यही चलता रहता। तो कॉपरनिकस ने ये बताया कि देखिए, जो ये बताया जा रहा है कि अर्थ बीच में है वो गलत है। बीच में है तुम्हारा सन। बीच में क्या है? सन। और उसके चारों तरफ जो अलग अलग प्लैनेट्स है, हमारा जो अलग अलग प्लैनेट्स है वो मूव कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है। बात को समझे कि नहीं? जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, उसके बाद क्या हो गया? अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, है ना, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, नेपच्यून हो गया, यूरेनस हो गया, है ना। ये जितने भी हैं सब क्या सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? मूव कर रहे हैं। और ग्रीक लैंग्वेज में सन को कहा जाता है हीलियो। क्या कहा जाता है? हीलियो। और चूंकि सेंटर है इसलिए कहा जाएगा हीलियोसेंट्रिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम जी? हेलियोसेंट्रिक सिस्टम। यानी सबसे पहले टॉलमी ने बताया कि अर्थ बीच में है, इसलिए अर्थ बीच में होने के कारण, अर्थ को सेंटर मानने के कारण एक सिस्टम दिया जिसको हम लोग कहते हैं जियोसेंट्रिक सिस्टम। और वही कॉपरनिकस 1547 में या 1543 में जब आए और उन्होंने बताया कि सन सेंटर में बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स है वो सब क्या है? उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो सन रिवॉल्व कर रहा है। सन को ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है हीलियो। क्या कहा जाता है? हीलियो। और बीच में होने के कारण, सेंटर पे होने के कारण एक सिस्टम तैयार किया गया जिसका नाम हो गया हीलियोसेंट्रिक सिस्टम। जिसका नाम क्या हो गया? हीलियोसेंट्रिक सिस्टम। क्लियर है? हीलियोसेंट्रिक सिस्टम। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जो लगभग 1588 में आते हैं, जिनका नाम है टाइको। जिनका नाम है टाइको, कुछ नाम है, ठीक है। जो ये कब आते हैं? इनका नाम ये आते हैं 1588 में। कब आते हैं? 1588 में, ठीक है। और ये एक सिस्टम देते हैं, जिस सिस्टम का नाम है टाइकोनिक सिस्टम। टाइकोनिक सिस्टम। अच्छा, इस सिस्टम के अनुसार इन्होंने क्या बताया? इन्होंने क्या किया? बेसिकली इसको भी उठा लिया और कॉपरनिकस दोनों को उठा लिया, है ना, और मिला के एक सीधा सा आपको बता दिया। इन्होंने मतलब टाइकोनिक के सिस्टम में क्या है? टाइकोनिक के सिस्टम में ये बात इन्होंने कहा कि अर्थ जो है, अर्थ के चारों तरफ, है ना, अर्थ के चारों तरफ मून रोटेट करता है, जो कि सही है। अर्थ के चारों तरफ कौन रोटेट करता है? मून। और ये भी इन्होंने साथ में ऐड कर दिया कि अर्थ के चारों तरफ तो मून रोटेट कर ही रहा है, साथ साथ अर्थ जो है वो पूरे प्लैनेट सिस्टम का क्या है? सेंटर है। पूरे प्लैनेटरी सिस्टम का क्या है? सेंटर है। ये किन्होंने कहा जी? टाइकोनिक, है ना, टाइकोनिक सिस्टम है। टाइको ने कहा 1588 में कि अर्थ को बीच में माना गया और उसके चारों तरफ मून रोटेट कर रहा है, और साथ साथ जो अर्थ है वो सभी प्लैनेट्स का क्या है? सेंटर है। उसके चारों तरफ सन और जितने भी अलग अलग प्लैनेट्स है सब क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, है ना। तो ये गलत है कि सही है? आज की तुलना में गलत है ना। अरे आज की तुलना में ये गलत है ना। तो सबसे पहले हमारे पास कौन आए थे? टॉलमी आए थे, उसके बाद कॉपरनिकस आए थे, उसके बाद कौन आए थे बता? टाइकॉन। कौन आए थे जी? टाइको, कुछ ऐसे, टाइको बैरे नाम है, ठीक है। तो उन्होंने टाइकोनिक सिस्टम दिया। उन्होंने क्या दिया जी? टाइकोनिक सिस्टम। क्लियर है? टाइकोनिक सिस्टम। अब 3 सिस्टम हो। अब उसके कुछ दिनों बाद हमारे गैलीलियो साहब आए। कौन है जी? गैलीलियो साहब। उन्होंने क्या बताया? जरा देखेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि गैलीलियो जब आए तो इन्होंने सीधा इन्होंने क्या दिया था? टाइकोनिक सिस्टम, है ना। बोलो हाँ कि ना। अब इसके जस्ट बाद आए गैलीलियो। क्या है जी? गैलीलियो।
बोलिए, इसके जस्ट बाद आए गैलीलियो। ये कब आते हैं? 1609 में, 1609 में आते हैं और ये बताते हैं कि जो कोपरनिकस ने बात कहा था वो बिल्कुल सही है। अब कैसे बताते हैं, कैसे बता पाते हैं? क्योंकि ये जब आते हैं और ये एक टेलीस्कोप का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप की डिस्कवरी करते हैं, टेलीस्कोप की खोज करते हैं, इन्वेंशन करते हैं और फिर उससे प्लैनेट्स को देखते हैं और इनको पता चलता है कि जो हमारा अर्थ है वो सेंटर में नहीं है। जो कोपरनिकस ने बात कहा था कि सन सेंटर में, बाकी जितने भी प्लैनेट्स है सब क्या कर रहे हैं? उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। बात को समझे? तो गैलीलियो ने 1609 यानी 1609 में ये पूरा मतलब क्लेरिफाई कर दिया, जस्टिफाई कर दिया किसके? कोपरनिकस के सिस्टम को, यानी हीलियोसेंट्रिक सिस्टम को जस्टिफाई करने का काम किया किसने? गैलीलियो ने। किसने काम किया जी? गैलीलियो ने। और इसी के एक असिस्टेंट थे, यानी टाइको के असिस्टेंट थे जिनका नाम था कैपलर। जिनका नाम क्या था जी? कैपलर। क्या नाम था जी? कैपलर, है ना। और इन्होंने फिर इन्होंने बताया कि देखिए ये सब जितना भी कहा गया सब गलत था, है ना, सिंपल कोपरनिकस को छोड़कर। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी बता दिया कि जो सन है वो बीच में है और उसके चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये सन को बीच में बताकर जितने भी प्लैनेट्स है चारों तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। साथ साथ उसके मूवमेंट के, उसके रेवोल्यूशन के, है ना, उसके रिवॉल्व करने के बारे में कुछ नियमों को बताने का भी काम किया। इसलिए कैपलर्स का हम लोग पढ़ते हैं कैपलर्स लॉ ऑफ क्या? प्लैनेटरी। कैपलर्स लॉज ऑफ क्या? प्लैनेटरी। समझ आ रहा है? तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ये समझ आ गया ना? पूरा याद हो जाएगा ना? चलो देखो देखते हैं, चलो ठीक है। अब पहला रूल जो है, ठीक है, पहला जो है, ठीक है, लिख लिया ना? चलो अब देखो कैपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है ना? ये फर्स्ट लॉ है। इसमें क्या कहता है? द प्लैनेट्स मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। यानी सिंपल सा मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब क्या है? जो प्लैनेट्स है वो मूव करते हैं, घूमते हैं, है ना, मूव करते हैं। किस पाथ पे मूव करते हैं? कैसे पाथ पे मूव करते हैं? तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में। कैसे जी? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। और ये किसके चारों तरफ होता है? अराउंड द सन, यानी सन के चारों तरफ, सन के चारों तरफ। और जो सन होता है वो कहाँ होता है? द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट जो होता है, एलिप्टिकल जो शेप होता है उसके दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। टू फोकाई होते हैं, दो फोकाई होते हैं। ठीक है, और उसमें से एक फोकस, एक सेंटर पे अर्थ होता है और उसके चारों तरफ सब क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं। उसके चारों तरफ सब क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं और उसके चारों तरफ मूव करते हैं। बात को समझे? तो कहने का मतलब हो गया कि एक फोकस पे सन होता है, ठीक है, और एलिप्टिकल ऑर्बिट पाथ पे कौन घूमते हैं? सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो एलिप्टिकल, अच्छा मेन चीज इसमें एलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में बात किया जा रहा है जी? ऑर्बिट के बारे में, है ना, कि प्लैनेट्स किस रास्ते पे घूमते हैं। तो हमको पता चला कि सर प्लैनेट्स ऑर्बिट में घूमते हैं। किस में घूमते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ऑर्बिट के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसलिए इसे ऑर्बिटल लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ऑर्बिटल लॉ। इसे कैपलर्स के फर्स्ट लॉ को ऑर्बिटल लॉ भी कहा जाता है। अब कैसे होता है जरा ध्यान देंगे। देखो एक सर्कल में और एक एलिप्स में अंतर है। एक सर्कल और एक एलिप्स में क्या है? अंतर है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल और एक एलिप्स में अंतर है। मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, और ये आपका क्या है? एलिप्स। अब इसमें क्या है? अब देखेंगे एलिप्स है ना, इसमें इन दोनों में अंतर क्या है? बेसिकली अंतर क्या है? ठीक है, तो देखो सर्कल के पास एक सेंटर होता है और उस सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम नापते हैं, किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस हम नापते हैं तो हमेशा वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। क्या रहेगा जी? इक्वल। यानी ये आर तो ये भी आर, 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 यानी सारे जितने भी पॉइंट्स आपके सर्कमफ्रेंस पे है, सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट है, अगर सभी पॉइंट्स के डिस्टेंस को अगर नापेंगे, दे ऑल आर क्या? इक्वल। दे ऑल आर इक्वल। That why we can say this figure, this is circle, this is circle। हम इसे बोल सकते हैं कि क्या है? एक सर्कल है। ठीक है, जबकि एलिप्स में ऐसा नहीं होता। एलिप्स में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि सर्कल को अगर आप ऊपर और नीचे से प्रेस कीजिएगा, सर्कल को ऊपर और नीचे से क्या कीजिएगा? प्रेस कीजिएगा, तो ये कुछ ऐसा शेप आपको अंडानुमा शेप, अंडा देखना, अंडा जैसा, वैसा शेप आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, जैसे सर्कल के पास एक फोकस होता है ना, और एक फोकस कर लें या सेंटर कह लें, बात समझे? अरे बोलो कि नहीं? तो वहाँ उसी तरह एलिप्स में भी दो सेंटर्स होते हैं। कितने सेंटर्स होते हैं? दो सेंटर, और उसी को हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। एलिप्स में सेंटर को हम लोग क्या कह देते हैं? फोकस। एलिप्स में हम लोग सेंटर को क्या कह देते हैं? फोकस। अच्छा फोकस कहते हैं, और दो फोकस है इसलिए दोनों को कहेंगे फोकाई। क्या कहेंगे? फोकाई, क्योंकि फोकस का प्लूरल क्या होता है? फोकाई। फोकस का प्लूरल क्या होता है? फोकाई। बात को समझे कि नहीं? फोकस का प्लूरल क्या होता है? फोकाई। क्लियर है? क्लियर है ना? तो कहने का मतलब एलिप्स के पास दो सेंटर होते हैं। कितने सेंटर होते हैं? दो सेंटर होते हैं, दो फोकस होते हैं, है ना, और उसमें से किसी एक फोकस पे मान लीजिए इसी पे सन होता है। क्या होता है? सन। और उसके मान लीजिए
और इस ऑर्बिट पे एक कोई प्लैनेट होगा और उसी के चारों तरफ क्या करेगा, रोटेट करेगा, मूव करेगा, रिवॉल्व करेगा चारों तरफ। बोलो हाँ कि ना, बात समझे। तो प्लैनेट, तो कहने का मतलब कैप्लर्स का जो फर्स्ट लॉ था या ऑर्बिटल लॉ था वो ये बताने का काम करता है कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो कैसे पाथ पे घूमते हैं, तो एलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं, है ना। किसके चारों तरफ घूमते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं। सन कहाँ होता है, तो बोलेंगे एलिप्टिकल जो ऑर्बिट होता है उसके दो फोकाई होता है, उसमें से किसी एक फोकस पे सन सिचुएटेड होता है और उसके चारों तरफ कौन घूमता है, प्लैनेट घूमता है, उसके चारों तरफ प्लैनेट घूमता है। मान के चलो ये अगर फोकस मान लें और ये प्लैनेट है तो इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, प्लैनेट घूम रहा है। बोलो हाँ कि ना, है ना, बात को समझे कि नहीं। तो उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे सन है, इलेप्टिकल ऑर्बिट है और उसके चारों तरफ कौन, कोई भी दूसरे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, ठीक है। ये बताने का काम कौन किया, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ। आई होप आपको याद होगा, समझ आ रहा है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। और एक और चीज़ जान लो कि आप अगर मान के चलिए जो सन से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर होता है, ठीक है, सन से जो जिसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर होता है, ठीक है, या इसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कैप्लर्स का सेकंड लॉ। अब हम लोग देखते हैं कैप्लर्स का सेकंड लॉ, ठीक है। तो ये आपका सेकंड लॉ हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा सेकंड लॉ क्या कह रहा है, ठीक है। फिर अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे, यानी जितने भी प्लैनेट्स है प्रत्येक प्लैनेट जो रिवॉल्व करता है अराउंड, किसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ये हमको कैसे पता चला, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ। हमको कैसे पता चला जी, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ। यानी कैप्लर्स के फर्स्ट लॉ से हमको पता चला था कि सन बीच में होता है, एक फोकस पे होता है और उसके चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सब क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ईच प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे, इस तरह रिवॉल्व करता है दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, यानी वो लाइन जो प्लैनेट को ज्वाइन करता है ना, सन से और प्लैनेट को जो लाइन ज्वाइन करता है, ठीक है। जैसे अगर हम एक देख लें, एक फिगर देख लेते हैं, जब मान के चलिए ये एक एलिप्स है, क्या है जी, एलिप्स है, इसको मान लेंगे हम एलिप्स, इस फोकस पे मान लेंगे यहाँ पे सन है, बोलो हाँ कि ना, और यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई प्लैनेट है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं जी, प्लैनेट है, ठीक है, कोई प्लैनेट यहाँ पे है, और इस सन से इस प्लैनेट को मिलाने वाला जो लाइन है, इस सन से इस प्लैनेट को मिलाने वाला जो लाइन है, मान के चलो इस सन से इस प्लैनेट को मिलाने वाला लाइन है, यानी कहने का मतलब इन सच अ वे, इस तरह दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, यानी वो लाइन जो प्लैनेट को जोड़ रहा है, वो लाइन जो प्लैनेट को जोड़ रहा है, किससे, किससे, टू द सन, टू द सन, स्वाइप्स ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल एरिया कवर करता है, इक्वल एरिया प्राप्त कर लेता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब क्या चीज़, इसके बारे में हमको कुछ समझ नहीं आया, बात को समझो। अगर मान के चलिए ये जो प्लैनेट है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में अप्रॉक्स मान ले कि 15 डेज लेता है, कितना लेता है जी, 15 डेज, बोलो हाँ कितना लेता है, 15 डेज। जरा यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना ले रहा है जी, 15 डेज, और इतना सारा एरिया ये कवर कर रहा है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। फिर इसी पॉइंट से इस पॉइंट पे जब आएगा तो मान के चलेंगे यहाँ भी ले रहा है 15 डेज, कितना ले रहा है जी, 15 डेज, और जो यहाँ एरिया जो ये कवर किया होगा ये, तो इसे मान लेंगे एरिया A1 और इसको मान लेंगे एरिया A2, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि टू द सन, यानी वो लाइन जो सन और प्लैनेट को ज्वाइन किया है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, बात को समझे कि नहीं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ 15 दिन लग रहा है और यहाँ से यहाँ 15 दिन लग रहा है, तो दोनों का जो दोनों का एरिया जो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी एरिया 1 इज इक्वल टू क्या, एरिया A2, यानी ये जो लाइन था यहाँ से यहाँ गया उतना ही एरिया कवर किया, और यही लाइन यहाँ से यहाँ गया तो उतना ही एरिया कवर किया, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, ठीक है, बात समझ में कि नहीं। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो लाइन ज्वाइन करता है सन और प्लैनेट को, वो लाइन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वाइप करता है, यानी इक्वल एरिया कवर कर लेता है, यानी जितना एरिया कवर करता है दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मगर इसको अगर एक और तरीका से हम समझने का प्रयास करें, जरा देखिएगा, एक और तरीका से हम समझने का प्रयास करें, देखिएगा, देखिए कोई भी मान लीजिए एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, तो एक चीज़ आप जानते होंगे कि मान लीजिए यहाँ सन है और प्लैनेट यहाँ पे, प्लैनेट जब यहाँ मूव करता है और यहाँ मूव कर रहा होगा, यहाँ आसपास मान लीजिए यहाँ, तो यहाँ मूव कर रहा होगा तो उसमें प्लैनेट का जो स्पीड होगा वो बहुत ही क्या होगा, धीमा होगा, बहुत ही धीरे होगा, और जब यहाँ रिवॉल्व कर रहा होगा वहाँ पे स्पीड क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों, ये कैप्लर्स ने बताने का काम नहीं किया, इसे बताने का काम किया न्यूटन ने। किसने बताने का काम किया जी, न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इसको बताने का काम किया। बाकी कैप्लर्स ने सिर्फ ये बता दिया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा, इक्वल एरिया स्वाइप करेगा, अगर जो लाइन हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं सन और प्लैनेट को, ठीक है ना, वो लाइन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। मगर अगर हम सोचें कि सर यहाँ पे स्पीड कम है और यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, तो क्या यहाँ अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई प्लैनेट है और यहाँ से यहाँ जाने में उसको 30 दिन लग जा रहा है, कितना दिन लग जा रहा है जी, 30 डेज, कितना डेज लग जा रहा है, 30 डेज, मान के चलेंगे 30 डेज, और यही प्लैनेट है यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और यहाँ पहुँच जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहा है, बात को समझे कि नहीं, यानी यहाँ से यहाँ पहुँच गया तब भी उसको कितना दिन लग गया बताओ, 30 डेज, कितना डेज लगा जी, 30 डेज। अच्छा देखो, अब हम आपसे पूछे क्या दोनों जगह एरिया इक्वल है,
दोनों जगह एरिया इक्वल है, ध्यान से देखो। यहाँ लेंथ ज़्यादा है मगर क्या है, ब्रेथ क्या है, सॉरी लेंथ कम है, ब्रेथ क्या है, ज़्यादा है। यहाँ ब्रेथ ज़्यादा है मगर लेंथ क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम था। क्या था जी? स्पीड कम था। बात समझ आ रहा है? और यहाँ स्पीड ज़्यादा है, जितना देर में जैसे ऐसे आया देखो, ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे ऐसे गया और ऐसे घूम के निकला, बोलो हाँ कि ना। ऐसे गया मतलब यहाँ दूर था, जैसे नजदीक गया ऐसे तेजी से निकल गया। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ स्पीड ज़्यादा है, यहाँ स्पीड क्या है, कम है। ठीक है, तो तुम ऐसे भी कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हो, सर यहाँ लेंथ ज़्यादा है और ब्रेथ क्या है, कम है, तो यहाँ एरिया जो होगा वो मतलब, और यहाँ पे लेंथ कम है, ब्रेथ ज़्यादा है, तो दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा जी? इक्वल होगा। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे जो ये प्लैनेट है, यहाँ पे जो प्लैनेट है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, देखो प्लैनेट का सबसे डिस्टेंस यानी सन से जब प्लैनेट सबसे दूर रहेगा उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एपहेलियन। क्या कहते हैं? एपहेलियन। ठीक है, समझ आ रहा है? और जब सबसे नज़दीक रहेगा उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, जब सबसे नज़दीक रहेगा उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पेरीहेलियन। क्या कहते हैं? पेरीहेलियन। ठीक है, और इस जगह पे स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगा और इस जगह पे स्पीड सबसे क्या रहेगा, कम रहेगा। बात को समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब हो गया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड कम है, ठीक है, स्पीड कम है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड ज़्यादा है, तो कम दिखते हुए भी क्या है, एरिया यहाँ पे इसके इक्वल है। बात समझे कि नहीं? अब ये ज़्यादा कम क्यों होता है? तो मान के चलो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, गोल, ठीक है, और उसमें एक तुम ना गोली टाइप नहीं होता, गोली खेला नहीं जाता, गोली अरे खेले हो ना, हाँ गोली नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं, देखो नाली रुमा संरचना ले लो, है ना, नाली ऐसे बना हुआ है और इसमें एक गोली है, ठीक है, और इसको इस एंगल पे रख दिया गया है ऐसे, ठीक है। तो जब इस गोली को यहाँ पे रखा गया है और यहाँ से जब ये ढूलेगा, जब यहाँ से इसका स्पीड ज़्यादा होगा कि कम होगा, और ऐसे घूमते 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 फिर यहाँ पहुँचेगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर ऐसे नीचे आएगा तो स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इस जगह इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका एनर्जी जो है, यानी इसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्या है जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है। यानी EP1 यानी इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और जैसे नीचे आया, जैसे यहाँ नीचे आया, नीचे नीचे नीचे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सॉरी हाँ, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ से हाइट कम होते जा रहा है, और जैसे जैसे हाइट कम होते जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते चला जाएगा। क्या बढ़ते चला जाएगा? काइनेटिक। अच्छा ऐसा सोचो, किसी बिल्डिंग पे मान के चलो, इसको ऐसे समझो, देखो किसी बिल्डिंग पे नीचे से सीढ़ी से तुम सामान चढ़ा रहे हो, सीढ़ी से नीचे सामान चढ़ा रहे हो, तो वो टफ, उसमें आपको काम करना पड़ेगा कि नहीं, वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा ना। अरे नीचे से आप किसी चीज़ को ऊपर चढ़ा रहे हो तो वहाँ काम करना पड़ेगा कि नहीं, टफ है, काम करना पड़ेगा, बोलिए हाँ कि ना। बात को समझे कि नहीं? तो काम करना पड़ेगा, तो यानी यहाँ पे आप चढ़े 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 चढ़े, तब यानी आपने वर्क किया। क्या किया जी? वर्क किया। क्या किया? वर्क। और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी। क्या होता है जी? एनर्जी। बोलो हाँ कि ना। अरे वर्क ही तो एनर्जी है। बात को समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब हो गया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है। तो जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, सॉरी इस पॉइंट पे सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। अब इसी का उल्टा ले लो, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कम है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो जहाँ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा वहाँ तेजी से मूव करेगा, और जहाँ काइनेटिक एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, वहाँ धीरे से मूव करेगा। बोलो हाँ कि ना। तो अगर मान के चलिए अर्थ से आप जितना ऊपर चले जाते हैं, अर्थ से मान लीजिए एक अर्थ है और अर्थ से आप जितना ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं, आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते चला जाता है, काइनेटिक एनर्जी कम होते चला जाता है। बोलो हाँ कि ना। बात को समझे कि नहीं? और आप देखते हैं कि ऑर्बिट एक एंगल पे है। अरे ऑर्बिट क्या है? एक एंगल पे है, ऐसे टेढ़ा है। ऑर्बिट जो है एक एंगल पे है। आप देखेंगे फिगर वगैरह देखते होंगे तो ऑर्बिट एक एंगल पे है। का हाँ, ऑर्बिट एक एंगल पे है कि नहीं? किसी भी प्लेनेट का ऑर्बिट एक एंगल पे है, एक ऐसे झुका हुआ है। बोलो हाँ कि ना। जैसे ये बताया ना, ऐसे ही कोई झुका हुआ रहता है। बोलो हाँ कि ना। तो जब ये सन को अगर मान ले, सन से जितना दूर ऊपर रहता है उसका उस समय जो होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे बहुत धीमे स्लो मूव करता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे पेरिफेरियल पे आ जाता है, पेरीहिलियन पे आ जाता है, उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बहुत कम होता है। बात समझ रहे हो? तो उस समय वो तेज़ी से मूव करता है, ठीक है। तो इतना नहीं जानना है, सिंपल सा आप ये जानिए कि जब सन से और प्लैनेट को मिलाने वाला जो लाइन है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वाइप करेगा, बस सिंपल है ना। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 30 डेज यहाँ, चाहे 30 डेज यहाँ, समझा रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, बस सिंपल बात समझाया। और कोई पूछे क्यों ऐसा क्या है, तो बोलेंगे यहाँ स्पीड कम है, यहाँ स्पीड ज़्यादा है। अब कोई पूछे यहाँ स्पीड क्यों कम है, वहाँ स्पीड क्यों ज़्यादा है, तो बोलेंगे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है। बोलो हाँ कि ना। बात समझ पा रहे हो, है ना। अरे समझ पाए ना इस चीज़ को। आइए न्यूट, अब हम लोग कैप्लस का थर्ड लॉ देख लेते हैं। चलिए कैप्लस का हम लोग थर्ड लॉ देख लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए ये रहा कैप्लस का थर्ड लॉ, ठीक है।
अब इसमें क्या है, देखो पिछले लॉ में आपने देखा कि जो प्लैनेट सन से जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना धीमे घूमेगा और सन के जितना करीब रहेगा उतना तेज़ी से घूमेगा, है ना। और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया क्या करेगा, स्वाइप करेगा, है ना, इक्वल एरिया कवर करेगा, सिंपल। तो चूंकि वो एरिया के बारे में बात हो रहा है इसलिए बोलेंगे उससे, जैसे उसे बोला ऑर्बिटल लॉ, उसे इसलिए बोलेंगे इससे हम क्या, एरिया लॉ, एरिया का लॉ, है ना, एरिया का नियम। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। उसी तरह कैप्लस का तीसरा नियम क्या कहता है, अच्छा याद रखना, कैप्लस ने फोर्स के बारे में डिफाइन नहीं किया, है ना, फोर्स कहाँ कम लग रहा है कहाँ ज़्यादा लग रहा है ना, उसको डिफाइन करने वाला काम कौन किया। अच्छा, कैप्लस के थर्ड लॉ जो है वो उसने बहुत ज़्यादा मदद किया, किसका, न्यूटन का, इस चीज़ को डिफाइन करने में कि फोर्स कहाँ लगता है, कैसे लगता है। बात को समझ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो वो चीज़ बात की बात है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, हमने कहा द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, हमने कहा द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, हमने कहा क्यूब ऑफ द क्या, मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट, है ना, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। अच्छा, मीन डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मीन डिस्टेंस का मतलब क्या होता है ना, इस चीज़ को समझने का अगर हम प्रयास करें, मीन डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मीन डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। कैसे समझेंगे हम लोग, जरा ध्यान दीजिए। देखिए, मीन डिस्टेंस का मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस जी, एवरेज डिस्टेंस, है ना। अब ये सर एवरेज डिस्टेंस क्या है, देखेंगे, बोलता है कि द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस यानी मीन डिस्टेंस का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रॉम द सन, सन से, है ना, सन से प्लैनेट के बीच का मीन डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, इन टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सन और प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस का क्यूब उसको चक्कर लगाने में यानी पूरे ऑर्बिट में एक राउंड लगाने में जितना टाइम लगता है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तुम्हारे कैप्लस का क्या है, थर्ड लॉ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। जैसे मान के चलिए, हम यहाँ पे मान के चलिए एक एलिप्टिकल ऑर्बिट हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्लैनेट है, ठीक है, और इसमें दो फोकस में से एक फोकस पर सन है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस सन के द्वारा, इस सन का और इस प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है मान के चलेंगे आर है, क्या है जी, आर डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है जी, आर डिस्टेंस, क्लियर है, कौन सा डिस्टेंस, आर डिस्टेंस है मान के चलेंगे। और इस पूरे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट का चक्कर लगाने में इस प्लैनेट को लग रहा है टी टाइम। कितना लग रहा है, टी टाइम, क्या लग रहा है जी, टी टाइम। अब हमारे कैप्लर्स के लॉ के हिसाब से हम ये कहेंगे कि जो इसके बीच का डिस्टेंस है उसका क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, इसके द्वारा इस पूरे पीरियड यानी इस पूरे ऑर्बिट में, ऑर्बिट का चक्कर लगाने में जो उसका टाइम पीरियड है, कितना समय लग रहा है, वो टी है, क्या है जी, टी है। और उस समय का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, डिस्टेंस, है ना। और ये डिस्टेंस कैसा है, मीन डिस्टेंस है। अच्छा एक बात बताइए, इस सन से और इस प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या सेम रहेगा, क्या नहीं रहेगा, यहाँ कुछ और, 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 यानी कहने का मतलब हर जगह सेम डिस्टेंस नहीं है। इसलिए कौन सा डिस्टेंस लिया गया, एवरेज डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस लिया गया जी, एवरेज डिस्टेंस। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलिए। तो इसी से एक हमारा कांस्टेंट बन के आएगा, इसी से हमारा क्या बन के आएगा, एक कांस्टेंट बन के आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा तो एक हमारा एक इक्वेशन बन के आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई आर क्यूब बराबर कांस्टेंट, आर क्यूब बराबर कांस्टेंट। बोलो हाँ कि ना। और यही जो नियम है कैप्लर का थर्ड लॉ जो है, इसका बहुत ज़्यादा हेल्प रहा किसमें, न्यूटन के एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को निकालने के लिए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसको, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा ये तुम्हारा कैप्लर का थर्ड लॉ, ठीक है। अच्छा, तुम ऐसे समझ सकते हो ना कि सन के द्वारा यहाँ पे ये फोर्स इधर की तरफ लगाया जा रहा है, इसका मास m1 है और इसका मास क्या है, m2 है। तो इस दोनों के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा होगा, बोलो हाँ कि ना, लगाया जा रहा होगा। उस फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, F बराबर क्या, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हो गया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स हमारा क्या होगा, घटेगा। और जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा। बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ भी तो हम देख सकते हैं, बात को समझे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो सिंपल कैप्लर ये सब बताने का काम नहीं किया, सिंपल कैप्लर ये बताया कि जो सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि हर जगह डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, अलग अलग है ना। यहाँ डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, इन सभी का एवरेज निकाल लिया गया। क्या निकाल लिया गया, एवरेज। और उसका क्यूब इस प्लैनेट द्वारा इस पूरे ऑर्बिट के लगाए जाने वाले एक चक्कर में लिए गए समय, एक चक्कर में लिया गया समय, यानी एक बार घूमने में लिया गया समय का स्क्वायर इसके इन दोनों के बीच के एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो यानी जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तैसे टाइम बढ़ेगा और जैसे टाइम घटाएंगे तैसे डिस्टेंस घटेगा, है ना। यानी कह सकते हैं कि आर स्क्वायर बाई आर क्यूब बराबर कांस्टेंट, क्लियर है। तो यही था न्यूटन मतलब यही था कैप्लर्स का तीनों लॉ, है ना, लॉज ऑफ प्लैनेटरी, है ना, लॉज ऑफ प्लैनेटरी, यानी प्लैनेट के जितने भी आपके प्लैनेट के मोशन के बारे में जितने भी लॉज थे कैप्लर्स ने 3 लॉ में बताने का काम किया, जो कि आज तक कटा नहीं है, किसी ने काटा नहीं है। यानी आज तक जो भी प्लैनेट के बारे में बात किया जा रहा है सभी इसी के ऊपर आधारित है। बोलो हाँ कि ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा तीनों लॉ, बोलो समझ आया ना, पूरा क्लियर है ना, कोई भी कंफ्यूजन इसमें, कोई भी डाउट नहीं ना। चलिए, तो फिर अगला हम लोग फ्री फॉल वगैरह पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन के बारे में, फ्री फॉल, ठीक है। चलिए।